गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 46 आज हम स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारा अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, जो कि सेकेंड यूनिट में हमारे आता है चैप्टर। देखिए, हम सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछली क्लासेस में हमने बिल्कुल सॉल्व कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए, क्वेश्चन गिवन है बुक के अंदर। 31 मार्च 2016 को ए लिमिटेड और एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट्स दे रखी है। ऑथराइज्ड कैपिटल है, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल है। आफ्टर दैट रिजर्व्स हमारे पास गिवन है। रिजर्व्स में जनरल रिजर्व है, वर्कमेंस एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आफ्टर दैट करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज। एसेट साइड नॉर्मल एसेट्स है, यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट्स में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, जो कि हमारी फिक्टिशियस एसेट होती है। ओके फाइन। इसके बाद बोल रहे हैं ए लिमिटेड का एकीकरण एक्स लिमिटेड के साथ किया गया। ओके फाइन। जिसके लिए एक्स लिमिटेड द्वारा 14 लाख रुपए चुकाना तय किया गया। ए लिमिटेड और एक्स लिमिटेड का अमालगमेशन हो रहा है। एक्स लिमिटेड ए लिमिटेड को 14 लाख पेमेंट करने वाली है। मीन्स एक्स लिमिटेड इज आर परचेजिंग कंपनी एंड ए लिमिटेड इज आर वेंडर कंपनी। ओके, आगे बोला गया है 14 लाख रुपए चुकाना तय किया गया, जिसके लिए मतलब जिसमें से 12 लाख रुपए 10 रुपए वाले पूर्ण प्रदत्त अंशों में और शेष नकद के रूप में चुकाया गया। मतलब 12 लाख की तो शेयर कैपिटल होगी और रिमेनिंग 2 लाख रुपए आपका कैश पेमेंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? 100%। 14 लाख रुपए टोटल परचेज कंसिडरेशन, 12 लाख इन शेयर्स, 2 लाख इन कैश। तो हमें परचेज कंसिडरेशन अलग से फाइंड आउट करने की नीड बिल्कुल नहीं है। आगे बोला गया है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एक संदिग्ध दायित्व था। ओके, जिसके दावे के भुगतान की जिम्मेदारी एक्स लिमिटेड ने नहीं ली और अंततः दावे की राशि के लिए 20,000 रुपये का भुगतान ए लिमिटेड के द्वारा किया गया। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोल रहे हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत आप पर यानी कि ए लिमिटेड पर एक लाइबिलिटी आ रही थी 20,000 की। वो लाइबिलिटी का पेमेंट एक्स लिमिटेड ने लेना स्वीकार नहीं किया। मतलब कि अपनी लाइबिलिटी को ए लिमिटेड पहले खुद पे करेगी। ए लिमिटेड इज आर वेंडर कंपनी, तो वेंडर कंपनी की सारी लाइबिलिटीज़ को नहीं लिया उन्होंने। 20,000 की लाइबिलिटी को लेना स्वीकार नहीं किया और इसका भुगतान किसने किया? खुद ए लिमिटेड ने। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो बैलेंस शीट दे रखी है ना, उसके अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस में वर्कमेंस एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। ये रिजर्व किस लिए बनाया जाता है? ताकि कर्मचारियों से संबंधित, वर्कमेन से संबंधित अगर हमारे पास कोई लाइबिलिटी अराइज हो जाए कंपनी के अंदर, तो उसका पेमेंट हम इस रिजर्व में से कर सकें। रिजर्व किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि फ्यूचर में वो पैसा काम आए हमारे। तो बिल्कुल वर्कमेंस एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व इसी पर्पज से बनाया जाता है। अब हुआ क्या कि हमारे पास ये 50,000 का रिजर्व है। अब इस रिजर्व से रिलेटेड, मतलब जिस उद्देश्य के लिए ये रिजर्व बनाया गया, उस उद्देश्य से रिलेटेड हमारी एक लाइबिलिटी उत्पन्न हुई है 20,000 रुपये की। तो इसका पेमेंट अगर अब हमें करना है तो उसके 20,000 के अमाउंट हम कहाँ चार्ज करेंगे? इस रिजर्व में ही चार्ज करेंगे ना स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है चीज़? जैसे हम रिजर्व और भी बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं। पता है हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पढ़ा हुआ है। वो किस लिए बनाया जाता है कि हमारे डेटर्स में से अगर कोई पेमेंट नहीं करे या करने से मना कर दिया, किसी भी कारण से हमारे बैड डेट्स हो जाए, तो उन बैड डेट्स की राशि को हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली चार्ज ना करना पड़े, उसके लिए हम पहले से व्यवस्था करके रखें। क्योंकि हो सकता है उस ईयर में या उस टाइम पीरियड में हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो, तो इससे कंपनी लॉस की कंडीशन में आ सकती है। तो रिजर्व्स भी इसी पर्पज से बनाए जाते हैं कि जब कंपनी अच्छे प्रॉफिट वाली कंडीशन में चल रही हो तो कुछ प्रॉफिट्स को रिजर्व करके रख ले, ताकि फ्यूचर में अगर कोई हानि या फिर कोई भी दायित्व उत्पन्न हो तो हम उसको वहाँ से सेट ऑफ कर सके। तो इसलिए आपने वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व बना के रखा हुआ है 50,000। अब अगर आपके 20,000 की लाइबिलिटी आई है तो उसका पेमेंट वहाँ से कर दीजिए। तो 20,000 का पेमेंट एक्स लिमिटेड नहीं कर रही है तो ए लिमिटेड खुद करेगी और अपने इस रिजर्व में से करेगी। चलिए ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? ए लिमिटेड के समापन के खर्चे 10,000 रुपये की हुए। ओके, इनका भुगतान ए लिमिटेड द्वारा किया गया। ए लिमिटेड के ही खर्चे ए लिमिटेड ने खुद ही पेमेंट किया। 10,000 रुपये का पेमेंट करने की नॉर्मल एंट्री कर देंगे, समझी हुई हमने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री। आगे देखिए,
ए लिमिटेड की पुस्तकों को बंद करने के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए, ओके, तथा आवश्यक खाते दिखाइए। ए लिमिटेड की बुक्स में हमें एंट्रीज भी करनी है और अकाउंट्स भी बनाने हैं, आवश्यक खाते। और साथ में बोला गया है एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में भी जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। एक्स लिमिटेड का एकीकरण के बाद आपको चिट्ठा भी बनाना है, ये मानते हुए कि एकीकरण जो है वो क्रय के स्वभाव का एकीकरण था। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये नहीं भी बोला जाए कि एकीकरण क्रय के स्वभाव का था तो भी हमें पता चल गया कैसे। एक लाइबिलिटी थी ए लिमिटेड की 20,000 की, जिसका भुगतान एक्स लिमिटेड ने नहीं किया, तो मर्जर के नेचर के लिए तो ज़रूरी है कि विक्रेता कंपनी के सभी दायित्वों का भुगतान क्रेता कंपनी करे। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, दैट मीन्स हमारा अमालगमेशन जो है परचेज के नेचर का, और आगे क्लियरली बोल भी दिया गया। देखिए ए लिमिटेड की बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज तो करनी ही है, साथ में क्या बोला गया, आवश्यक खाते बनाइए। तो हमें सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने नहीं है, हम कुछ अकाउंट्स बनाएंगे, और वो कौन कौन से अकाउंट होंगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं आपको एंट्रीज करवाऊंगी, वो अकाउंट्स आप लोग खुद प्रिपेयर करें। अकाउंट्स तो बना सकते हैं ना हम लोग, जब हमारे सामने एंट्रीज हो तो फिर अकाउंट बनाने में कहाँ प्रॉब्लम है। तो अकाउंट्स आप लोग खुद बनाएंगे। ए लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज मैं करवा रही हूँ, एक्स लिमिटेड की बुक में भी एंट्रीज देंगे, और एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट भी हम प्रिपेयर करेंगे। तो कोई टफ क्वेश्चन ये भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हम देखें परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि अमालगमेशन के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले ये चीज़ हमें क्लियर होना ज़रूरी है कि परचेज कंसिडरेशन कितना है। हमें बोला गया टोटल रुपीज़ 14 लाख रुपए आप देंगे अमालगमेशन के लिए परचेज कंसिडरेशन के रूप में। इनमें से कुछ तो है इन शेयर्स और कुछ पार्ट होगा आपका कैश पेमेंट। 12 लाख रुपए के लिए तो शेयर्स और 2 लाख रुपए के कैश भुगतान। ये 12 लाख रुपए 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और इशू डेट ₹10, क्योंकि हमें कोई प्रीमियम वगैरह की इन्फॉर्मेशन तो है नहीं ना कि 10 वाला शेयर 12-15 पर इशू करना है, तो 10 वाला शेयर 10 के रेट पर। तो टोटल 12 लाख रुपए के लिए कितने शेयर्स इशू करने रहेंगे, 1,20,000। ये परचेज कंसिडरेशन सिंपल। अब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, हमारी वेंडर कंपनी, उसके सारे अकाउंट्स हमें क्या करने हैं, क्लोज करने। सबसे पहली एंट्री क्या होती है स्टूडेंट्स, क्रेता कंपनी द्वारा ली जाने वाली संपत्तियों को, मतलब ऐसी एसेट्स जिनको परचेजिंग कंपनी टेक ओवर कर रही है, उन एसेट्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। और एसेट्स के बारे में तो कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि किसी एसेट को नहीं लिया जाएगा, सारी एसेट्स को 1 बाय 1 हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इसमें टोटल करके लिखेंगे अमाउंट 2। एक एक करके देखते हैं एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग, हमें ए लिमिटेड की बुक्स क्लोज करनी है। 2 लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपए। नेक्स्ट एसेट हमारी है प्लांट एंड मशीनरी, 4,40,000 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 4,40,000 रुपये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया हुआ हमें गुडविल 1,90,000। सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफ़र हो जाएगी, सारे अकाउंट्स हम क्लोज कर रहे हैं ना ए लिमिटेड के। इसके बाद पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क 30,000 टू पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क 30,000। देखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, उसको तो ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, है ना। फिक्टिशियस एसेट्स वहाँ ट्रांसफ़र होती। आफ्टर दैट देखिए स्टॉक दे रखा है 210 से, यहाँ लिख देंगे 2 स्टॉक, ये 2,10,000। डेटर्स हैं आपके 1,68,000 डेटर्स, ये 168 के डेटर्स। इसके बाद दे रखिए कैश एट बैंक 1,32,000, 1,32,000 टोटल कर ले। तो जो हमारी सारी एसेट्स थी ट्रांसफ़र तो हुई है, एक 20,000 के एसेट्स हो गए, टोटल आ जाएगी 13,70,000। ठीक है, टोटल कर लिया हमने, और ये हमारी फर्स्ट एंट्री। इसके बाद क्या करते हैं,
लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हो। लाइबिलिटीज़ के नाम पे ए लिमिटेड के पास सिर्फ क्रेडिटर्स हैं जो कि एक्स लिमिटेड लेगी, और क्रेडिटर्स हैं हमारे 1,60,000 के। तो ये एंट्री बहुत सिंपल, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट सिंपल। आगे देखते हैं। देखिए अब हमारा ऐसा कोई लाइबिलिटी हो अगर जिसका पेमेंट हमारी परचेजिंग कंपनी ने लेना तय नहीं किया हो, उसको डिस्चार्ज करते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए परचेजिंग कंपनी ने ₹20,000 का एक पेमेंट करना स्वीकार नहीं किया है, तो पहले हम एक बार क्या करें, परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड एंट्री कर ले, फिर उसको करेंगे। परचेज कंसिडरेशन पहले ड्यू होगा, उसके बाद रिसीव होगा। कैसे ड्यू करते हैं, एंट्री याद है हमारी परचेजिंग कंपनी एक्स लिमिटेड, एंट्री नंबर 3, उसको हम बनाएंगे अपना डेटर एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना टोटल 14 लाख टू रियलाइजेशन, यही एंट्री होती है ना, टू रियलाइजेशन। ये हमारी 14 लाख से परचेज कंसिडरेशन ड्यू। अब परचेज कंसिडरेशन रिसीव होगा दो फॉर्म में, एक तो कुछ कैश रिसीव हो रहा है 2 लाख रुपए, रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड परचेजिंग कंपनी कितना 12 लाख रुपए। तो ये इस तरीके से टोटल हमें 14 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन रिसीव हो गया। समझ में आई चीज़, एनी डाउट, नो, ओके। अब इसके बाद हमें उन लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना है जो कि परचेजिंग कंपनी ने लेना स्वीकार नहीं किया। तो ऐसी एक लाइबिलिटी है 20,000 की। अब वो लाइबिलिटी जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड है और उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक रिजर्व है। तो अब जो पेमेंट होगा वो उस रिजर्व से ही होगा। देखिए रिजर्व दे रखा है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व, तो बिल्कुल उस रिजर्व से ही हम वो 20,000 का पेमेंट करेंगे। एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व, ये 20,000 का पेमेंट इस रिजर्व में से कर देंगे। देखो रिजर्व को डेबिट किया तो रिजर्व में से क्या हो गया स्टूडेंट्स, बैलेंस कम हो गया। 50 का था हमारे पास, उसमें से 20 यूटिलाइज हो गया। बैलेंस कितना बचेगा रिजर्व में, 30,000। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब हम इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड अमाउंट्स उनके अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र करते जाते हैं। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल है ए लिमिटेड की कैपिटल, और जितना भी कुछ क्रेडिट बैलेंस है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, उन सबको हम देखेंगे। कैपिटल इनकी 10 लाख रुपए की, फिर जो भी रिजर्व्स हैं वो सारे रिजर्व्स भी यहाँ आ जाएंगे। जनरल रिजर्व है 1,10,000 का, जनरल रिजर्व 1,10,000। ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होगी स्टूडेंट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। इसके बाद वर्कमैन्स एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टोटल 50 था, उसमें से 20 यूटिलाइज हो गया, रिमेनिंग 30,000 ट्रांसफ़र हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस ही है, यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 70,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। टोटल कर ले 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख 10,000। इज इट क्लियर? इसके बाद अगर कोई फिक्टिशियस एसेट हो तो उसे भी हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारे पास है ए लिमिटेड में 20,000 रुपये से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस शो हो रहे हैं, ये फिक्टिशियस एसेट ही है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि रिजर्व्स और इन सब के तो क्रेडिट बैलेंस, इसलिए हमने इनको डेबिट करके उस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। फिक्टिशियस एसेट डेबिट बैलेंस के साथ होती है तो उसको तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और डेबिट क्या हो जाएगा हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो करें इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 20,000 है ना, बिल्कुल, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। आई बात समझ में? अब देखिए सारी लगभग एंट्रीज हम कर चुके हैं, जितना जिसको
पेमेंट नहीं स्वीकार किया, उनको हमने कर दिया, जो किया उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर होल्डर से रिलेटेड अमाउंट्स उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दी। अब फाइनली हमें अपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करके अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। वेट, इससे पहले हमें हमारे ए लिमिटेड की 10,000 रुपये की जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस थे, बोला गया ना ए लिमिटेड के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 10,000 और उन 10,000 का पेमेंट भी किसने किया, ए लिमिटेड। तो उसका पेमेंट करने की अब हम एंट्री कर देंगे स्टूडेंट्स। तो पेमेंट किस तरीके से किया जाएगा, देखिए हमने पढ़ा है कि जैसे ही आपने अपनी सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब जो भी पेमेंट होना है सब कुछ कहाँ से होगा, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो अब हम हमारी नेक्स्ट एंट्री नंबर 8 यहाँ करें। 10,000 के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये 10,000 का पेमेंट हो गया, फाइन। अब हमने हमारे रियलाइजेशन से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर ली। अब क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, देखेंगे प्रॉफिट है, लॉस है, क्या कंडीशन है। चलिए देखते हैं। देखिए डेबिट हुआ 13,70,000 से, और कहाँ रियलाइजेशन डेबिट हुआ, तो यहाँ हमारा रियलाइजेशन डेबिट हुआ 10,000 से, तो टोटल डेबिट 13,80,000। क्रेडिट देखिए 160 से यहाँ क्रेडिट हुआ, 14 लाख रुपए से यहाँ क्रेडिट होता है, 15,60,000 हो गया। बस ये 15,60,000 से क्रेडिट और डेबिट है 13,80,000। तो ये डिफरेंस रहा है हमारा 1,80,000 का। ये 1,80,000 क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट कैसे पता चला, तो डेबिट 13,80 से हुआ, क्रेडिट 15,60 से हुआ। क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा और क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा रियलाइजेशन का प्रॉफिट शो करता है। इस प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कहाँ ट्रांसफर जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। तो रियलाइजेशन को क्लोज करने के लिए अब उसको हम कर देंगे डेबिट, जितना बैलेंस बचा उतने अमाउंट से। तो रियलाइजेशन में हमारा बैलेंस बचा 1,80,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, कितना 1,80,000 का हमारा ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया। इज़ दैट क्लियर 100%। अब इसके बाद क्या करना है, फाइनल पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो चलिए एंट्री करें इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। यहाँ इस एंट्री के अंदर हमारे सारे अकाउंट्स के अंदर जो बैलेंस बचा है वो बैलेंस यहाँ लिख दिया जाता है। तो इन 3 अकाउंट के अलावा आप चेक कर लीजिए, किसी भी अकाउंट में बैलेंस हो ही नहीं सकता। इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट का बैलेंस देखते हैं। देखिए कहाँ से शुरू हुए हैं, यहाँ क्रेडिट हुए हैं वो 12,10,000 से, डेबिट हुआ 20,000 से, फिर क्रेडिट हुआ 1,80,000 से। तो 12,10,000 प्लस 1,80,000, 13,90 और 20 से डेबिट, मतलब 13,70,000 का यहाँ क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ था। अकाउंट क्लोज करने के लिए हमने इनको डेबिट कर दिया, क्लियर। अब इसके बाद पेमेंट देखते हैं बैंक अकाउंट। बैंक में आपके पास बैलेंस कितना था शुरुआत में, देखिए 1,32,000 का जो बैलेंस था, उस 1,32,000 को तो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर दिया, वो तो हमारी परचेजिंग कंपनी को मिलेगा, ख़त्म। अब उसके बाद देखिए हमारे पास बैंक यहाँ डेबिट हुआ 2 लाख से, क्रेडिट हुआ 20,000 से, फिर क्रेडिट हुआ 10,000 से, मतलब बैंक में 1,70,000 रुपये का डेबिट बैलेंस है। स्टूडेंट सिर्फ एंट्रीज पर ही ध्यान नहीं देना है बैलेंस निकालते टाइम पे, कि हम तो यहाँ अगर ऐसा देखा जाए तो डेबिट हो रहा है 2 लाख से और क्रेडिट 132, 20 और 10, तो नहीं, हमें ओवरऑल अकाउंट का बैलेंस देखना है। तो ओपनिंग बैलेंस था बैंक में, डेबिट बैलेंस 132 से, जिसको क्रेडिट करके हमने अकाउंट को क्लोज करा, इसको छोड़ दो। उसके बाद नया हमारा अकाउंट स्टार्ट वापस हुआ, देखिए 2 लाख से डेबिट, फिर 20,000 से एक क्रेडिट हुआ और 10,000 से एक क्रेडिट हुआ, टोटल 30 से क्रेडिट हुआ, रिमेनिंग 170। तो उस 170 को हम यहाँ लिख देंगे। चलिए ठीक है। इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड कितना 12 लाख और वही 12 लाख है, इसमें कोई चेंजेस आए नहीं हैं। देखिए सारे अकाउंट के बैलेंस लिखे और हमारी एंट्री भी बराबर दोनों साइड से डेबिट क्रेडिट में बराबर हो गई, मतलब टोटल मैच हो गई। आई बात समझ में। तो इस एंट्री के बाद किसी अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस रह नहीं जाएगा।
तो ये थी हमारी वेंडर कंपनी ए लिमिटेड की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्रीज। तो स्टूडेंट्स इसमें मैंने एंट्रीज आप लोगों को करवा दी। अब अकाउंट आप लोग खुद प्रिपेयर करेंगे। अकाउंट्स अब मैं सारे नहीं बनवा रही हूँ और सारे अकाउंट्स बनाने की नीड नहीं है, वैसे भी बोला गया कि आवश्यक खाते बनाइए। नेसेसरी अकाउंट्स बोला हुआ है, तो आप क्या करें, रियलाइजेशन अकाउंट बना दे, बैंक अकाउंट बना दे, उसके अलावा वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट बना दे, इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट्स बना दे, एक्स लिमिटेड अकाउंट बना दे और इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बना दे। सफिशिएंट है। ये 6-7 अकाउंट्स आप लोग प्रिपेयर करें, खुद करेंगे। जिन जिन के बैलेंसेस गिवन होते हैं उनका बैलेंस पहले लिखना है और फिर उसके बाद इन एंट्रीज से जो जो आ रही है एंट्री उसके अंदर जो पोस्ट होनी चाहिए उनकी पोस्टिंग करके आप लोग क्या करेंगे, अब अकाउंट्स खुद से प्रिपेयर करेंगे। ये हमने ए लिमिटेड की बुक्स के अंदर तो एंट्रीज कर दी। अब हमें करना क्या है, अब हमें हमारी वेंडर कंपनी के बाद परचेजिंग कंपनी एक्स लिमिटेड की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्रीज भी देनी है और उसके साथ हमें हमारी एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो पहले हम जर्नल एंट्रीज करेंगे और उन एंट्रीज के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। चलिए पहले हम एंट्रीज कर लेते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स लिमिटेड की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री करें। देखिए सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी होगी बिजनेस परचेज करने की। जो जो एसेट्स, जो जो लाइबिलिटीज़ आपने अपनी ए लिमिटेड की लेना तय किया है उनको 1 बाय 1 क्या करो, डेबिट करते जाओ, क्रेडिट करते जाओ, एक एक करके सारी एसेट्स। तो एसेट्स में तो एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वाली फिक्टीज है, इसको छोड़ के बाकी सारी एसेट्स तो लिखनी ही है। चलिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, एक एक करके अमाउंट भी लिखते जाएंगे सबकी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 4,40,000। गुडविल में एक बार के लिए हम अमाउंट नहीं लिखेंगे, नाम लिख के छोड़ देते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क दे रखे हैं 30,000, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क 30,000। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टॉक, डेटर्स और कैश दे रखा है। स्टॉक 210, डेटर्स गिवन है 1,68,000 से और फाइनली कैश गिवन है, कैश एट बैंक, ये हमें गिवन है 1,32,000। सारी एसेट्स लिखी। अब यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ में एक्स लिमिटेड ने जो क्रेडिटर्स को लेना तय किया है 1,60,000। इसके बाद यहाँ लिखा जाता है परचेज कंसिडरेशन, किस नाम से, लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी मीन्स ए लिमिटेड। कितना परचेज कंसिडरेशन देना तय किया था, 14 लाख रुपए। तो हमने एंट्री में जो जो चीज़ें क्रेडिट डेबिट होती है सब कुछ किया। अब हमें क्या करना है, इस एंट्री के अंदर डिफरेंस देखना है। देखिए यहाँ अगर हम एक बार गुडविल लिख दें, जितना दे रखा है, कितना दे रखा था गुडविल 190, तो फिर हो सकता है इस तरफ बैलेंस ज़्यादा आ रहा हो तो हमें वापस से कम ज़्यादा करना पड़ सकता है। इसलिए क्या हो कि जब भी गुडविल हो और परचेज के नेचर का अमालगमेशन हो ना, तो एक बार गुडविल को सिर्फ लिख दे, अमाउंट उसके अंदर ना लिखे, बेटर रहेगा। तो अब देखिए डिफरेंस निकाल के देखते हैं। इधर तो जैसे 15,60,000 आ रहा है, उधर देखते हैं। गुडविल का बैलेंस आएगा स्टूडेंट्स 3,80,000, ये डिफरेंस आ गया। अगर हम यहाँ 190 पहले लिख देते ना तो एंट्री में 190 का और डिफरेंस रह रहा है। 190 लिखने के बाद इधर और 190 ज़्यादा था तो इधर हमें ऐड करना ही पड़ता और हमने किसके अंदर बैलेंस निकाल के वो सारा लिख दिया गुडविल के अंदर। इज दैट क्लियर? समझ में आई ना चीज़? काफ़ी क्वेश्चंस में कर चुके हैं ये वाला एडजस्टमेंट। तो अब इसके बाद पेमेंट करेंगे किसका, परचेज कंसिडरेशन का। कैसे होगा, लिक्विडेटर्स ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना पे करना है, 14 लाख 2।
आप कुछ पेमेंट 2 लाख रुपए कैश कर रहे हैं, कुछ आप शेयर के रूप में दे रहे हैं, मतलब अपनी कैपिटल इशू कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर। कैपिटल कितना? 12 लाख रुपए। कोई भी शेयर इशूड एट प्रीमियम नहीं है, तो हमें प्रीमियम वगैरह कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। समझ में आई चीज़? तो ये 2 एंट्रीज हो गई। इसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड या कुछ भी एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस खुद वेंडर कंपनी ने बियर करे। उसके बाद स्टैट्यूटरी रिजर्व जैसा भी कुछ नहीं, ना ही कोई इंटरकंपनी ट्रांजेक्शन्स है, तो कुछ लिखने की नीड नहीं। ये हमारी 2 एंट्रीज हुई और एक्स लिमिटेड की बुक्स के अंदर एंट्रीज भी खत्म। अब हमें फाइनली क्या करना है, हमारी वेंडर कंपनी की बिजनेस की जो एसेट्स परचेज करी, इनको ध्यान में रखते हुए नई बैलेंस शीट बनानी है परचेजिंग कंपनी की। तो इन दोनों एंट्रीज की वजह से ही कुछ चेंज आएगा हमारी परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट में। तो चलिए अब हम प्रॉपर एक फॉर्मेट के अंदर अपनी बैलेंस शीट बना के तैयार करते हैं। एक्स लिमिटेड परचेजिंग कंपनी बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2016। पहले लाइबिलिटी साइड, फिर एसेट साइड। फर्स्ट इसमें फर्स्ट हेड आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। इसके अंदर पॉइंट ए आएगा शेयर कैपिटल का। इसमें सबसे पहले लिखी जाती है ऑथराइज्ड। तो स्टूडेंट्स, ऑथराइज्ड की इंफॉर्मेशन गिवन है हमें। एक्स लिमिटेड की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल दे रखी है 1 करोड़ रुपए के। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक बार के लिए यहाँ बैलेंस शीट टोटल। अब यहाँ हम लिखेंगे अपनी इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, इसी तरीके से बनेगी हमारी बैलेंस शीट। पहले हमने ऑथराइज्ड लिख दिया, अब हम इशूड एंड सब्सक्राइब। देखिए ए लिमिटेड की पहले से 20 लाख रुपए की कैपिटल तो इशू हो रखी थी, उसको तो हम एज इट इज लिखे। 20 लाख की कैपिटल मीन्स 2 लाख इक्विटी शेयर्स। कितने हो गए? 20 लाख रुपए। अब इसके बाद हमने जब बिजनेस परचेज किया है ए लिमिटेड का, तब कितने शेयर्स और इशू किए? तो हमने परचेज कंसिडरेशन निकालते टाइम पे लिखा था ना, 12 लाख रुपए के लिए 10-10 वाले शेयर इशू हुए थे, मतलब कि टोटल 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। 1,20,000, तो उनको भी यहाँ लिखेंगे ना, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया? 12 लाख रुपए। समझ में आई चीज़? प्रेफरेंशियल कैपिटल कुछ है नहीं। रिजर्व्स एंड सरप्लस पर आते हैं। देखिए रिजर्व्स, हमें कौन सी कंपनी के रिजर्व्स लिखने हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारी परचेजिंग कंपनी के। चलिए, ए पॉइंट हो गया कैपिटल, देन बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखिए परचेजिंग कंपनी में जनरल रिजर्व गिवन है 2 लाख रुपए से। चलिए लिख देते हैं, ये 2 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी गिवन है। कितना? 1 लाख। हमें परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट को ध्यान में रखना है ना। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जनरली हर क्वेश्चन में आ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि शेयर्स प्रीमियम पर इशू ही नहीं हुए। नॉन करंट लाइबिलिटीज़, बिल्कुल एक्स लिमिटेड के पास 350 के डिबेंचर्स भी हैं। ये फर्स्ट हो गया शेयर होल्डर्स फंड। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 12% डिबेंचर्स
50,000 रुपये के ये डिबेंचर्स हो गए। चलिए फिर आते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में। तो करंट लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स गिवन है सिर्फ और सिर्फ यहाँ लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। दोनों कंपनीज़ के क्रेडिटर्स ऐड होके आ जाएंगे 160 और 210, 1,60,000 रुपये ए लिमिटेड के, 2,10,000 रुपये एक्स लिमिटेड के, टोटल 3,70,000 रुपये। और यहाँ हम बैलेंस शीट की कर देंगे टोटल। सारी जो चीज़ें लिखनी थी बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट्स लाइबिलिटी साइड पे हमने लिख दी। चलिए टोटल कर लेते हैं। $42,20,000 ये हमारी एक साइड से बैलेंस शीट कंप्लीट। एसेट साइड अब हम बनाते हैं। चलिए सेकेंड एसेट्स लिखेंगे। अब एसेट्स के अंदर देखिए वन बाय वन। फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स, इसमें सबसे पहले लिखी जाएगी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, और फिर इंटेंजिबल, और अगर कोई फिक्टिशियस हो तो उसको हम अदर नॉन करंट एसेट्स में लिखते हैं, वो है नहीं अभी। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स देखिए सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग्स, हमारी एक्स लिमिटेड में लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख रुपए थी। उसके बाद हमारी जो प्रोवाइडर कंपनी थी उसकी लैंड एंड बिल्डिंग्स भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, दोनों की ऐड हो के आ जाएगी, 2 और 6 8 लाख हो जाएगी। तो यहाँ मैं उसको लिख नहीं रही हूँ अब, ठीक है। 2 लाख और 6 लाख टोटल कितना हो गया 8 लाख। मैंने कहा था ना हर बार उसको लिखना ज़रूरी नहीं होता है इतना। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी देखिए ए लिमिटेड की 4,40,000 और एक्स लिमिटेड की 8 लाख, तो टोटल कितना हो गया 12,20,000। लिखते इसको भी प्लांट एंड मशीनरी 4,40,000 प्लस 8 लाख 12,40,000। चलिए आगे देखिए, टेंजिबल में 2 ही थी, अब आएगी बी इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इनटेंजिबल फिक्स्ड, अब आप इनके साथ ही अगर ये नहीं लिख के नॉन करंट एसेट्स में भी सारे एसेट्स को एक साथ लिखते जाओगे तो भी बैलेंस शीट तो बन जाएगी, लेकिन वो फॉर्मेट प्रॉपर नहीं होगा। इसलिए हमें टेंजिबल इनटेंजिबल इन सबको अलग अलग शो करना। गुडविल पे देखते हैं, देखिए 220 तो एक्स लिमिटेड की थी, जब बिजनेस परचेज किया तो वो एंट्री याद कीजिए स्टूडेंट्स, 380 से गुडविल डेबिट हुई थी ना, तो 220 + 3 80 करेंगे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले गुडविल कैसे 2,20,000 प्लस 3,80,000 जो बिजनेस परचेज के टाइम आई, टोटल 6 लाख रुपए की गुडविल। ओके, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, तो देखिए पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क एक्स लिमिटेड में तो कुछ थे नहीं, लेकिन ए लिमिटेड के पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क यहाँ पे आएंगे क्योंकि बिजनेस परचेज की एंट्री में हमने इनको डेबिट किया है, उन्होंने उनके एसेट्स को लिया है। ये 30,000, जब तक मना नहीं कर देना कि उस संपत्ति को नहीं लेना स्वीकार किया, हम मानेंगे कि सारी एसेट्स ली गई है। या फिर स्पेसिफाई कर दे कि उनकी संपत्ति एक्स लिमिटेड ने ए लिमिटेड की प्लांट मशीनरी और जो जो एसेट्स का नाम दे दे इनको लेना स्वीकार किया, तो जो रिमेनिंग है उनको नहीं लिखा जाता है। जब इस तरीके से कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जाता तो सारी एसेट्स को लिया जाता है। इसके बाद स्टॉक देखते हैं, देखिए ओके ये तो हमारी फिक्स एसेट्स हो गई, मतलब नॉन करंट एसेट्स। अब यहाँ हम लिखेंगे एक एक करके अपनी करंट एसेट्स को। देखिए करंट एसेट्स में स्टॉक सबसे पहले 2,10,000 रुपये का स्टॉक ए लिमिटेड का और 5 लाख रुपये स्टॉक एक्स लिमिटेड का, टोटल 7,10,000 लिख देंगे यहाँ पे। स्टॉक 2,10,000 प्लस 5 लाख 7,10,000 रुपये। सन्ड्री डेटर्स देखिए 168 की तो ए लिमिटेड के, 3 लाख रुपीज़ के हमारी एक्स लिमिटेड की, तो टोटल 4,68,000। डेटर्स 168 प्लस 3 लाख इज इक्वल्स टू 4,68,000। और फाइनली लिखना है कैश एट बैंक,
तो बैंक का बैलेंस निकाले स्टूडेंट्स। देखिए हमारी कंपनी जो है ए लिमिटेड, उससे आया था 1,32,000, एक्स लिमिटेड के पास ऑलरेडी था 4,40,000। देखिए इनके पास पहले से कितना बैलेंस अवेलेबल था, 4,40,000। जब बिजनेस परचेज की एंट्री करी उसमें हमने केशव बैंक को डेबिट किया ना, जो ए लिमिटेड का 1,32,000 रुपये का बैलेंस था वो भी अब एक्स लिमिटेड में। ये तो इनकी टोटल हो गई। अब इसमें से इन्होंने कुछ पेमेंट किया, देन यस इन्होंने ₹2 लाख का परचेज कंसिडरेशन कैश में पे किया। रिमेनिंग 12 लाख शेयर्स में था, लेकिन 2 लाख तो कैश था, तो 240 प्लस 272, 3,72,000 कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। अब कर ले टोटल, दोनों साइड टोटल सेम आनी चाहिए। 8 लाख प्लस 12,40,000, बिल्कुल सेम 42,20,000, 42,20,000। क्लियर हुई चीज़ स्टूडेंट्स। बैलेंस शीट हमारी बन गई। देखिए बैलेंस शीट में दोनों साइड पे टोटल सेम आना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि जब आपकी बैलेंस शीट की टोटल मैच होगी तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। दोनों साइड भी मैच होना चाहिए और वो हमारा आंसर से भी मैच होना चाहिए। तो बिल्कुल आंसर में भी गिवन है हमें 42,20,000। तो इस तरीके से हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। समझ में आई चीज़ें? जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर बोला जाए वैसे वैसे आप करते जाइए। अकाउंट्स बनाने हैं स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में पहला पॉइंट है जो होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, आपको ए लिमिटेड वेंडर कंपनी के बुक्स के अंदर नेसेसरी अकाउंट्स बनाने। तो नेसेसरी अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से अकाउंट आएंगे? पहला, वैसे 4 मेन अकाउंट बनते हैं नेसेसरी अकाउंट्स अगर बोला जाए तो। रियलाइजेशन अकाउंट बनता है एक तो हमारा, उसके अलावा बैंक अकाउंट बनता है जो कि मेन होता है, उसके अलावा परचेजिंग कंपनी का अकाउंट बनता है और इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी का अकाउंट बनता है। ये 4 मेन अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से? जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर नेसेसरी अकाउंट्स बनाने बोला जाए ना स्टूडेंट्स, कौन कौन से अकाउंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट होता है जो कि लिक्विडेशन से रिलेटेड होता है। रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, एक बैंक अकाउंट भी बनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया इसको भी। इसके बाद परचेजिंग कंपनी का अकाउंट, परचेजिंग कंपनी अकाउंट। उसके बाद इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। ये 4 बहुत मेन अकाउंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट भी बनाएं। तो यहाँ तक इनफ हो जाता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट था वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, उस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंट भी हम बनाएंगे। मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पे कि ये अकाउंट्स आप लोगों को बनाने हैं। वर्कमैन्स एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व, ये अकाउंट बनाने भी बोला गया है, हमें नेसेसरी बोला है। तो ये अकाउंट भी इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा नेसेसरी, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एक एडजस्टमेंट हुआ था। तो बस ये 5-6 अकाउंट्स आप बना के तैयार कर लीजिए, सफिशिएंट है। तो बना लेंगे ना। देखिए रियलाइजेशन में तो जो जो एंट्री हो उसके बेसिस पे ए लिमिटेड, बैंक में पहले इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर एंट्रीज में जहाँ जहाँ बैंक का नाम है उसके हिसाब से पोस्ट कर दो। परचेजिंग कंपनी अकाउंट 2 बार आएगा, एक तो परचेज कंसिडरेशन ड्यू हुआ, फिर रिसीव हुआ, दोनों एंट्रीज अकाउंट क्लोज। इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग हमने रिसीव हुए और फिर हमने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को फाइनल पेमेंट किया। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, तो जो जो एंट्री हुई ना इक्विटी शेयर होल्डर्स से रिलेटेड, पहले हमने कैपिटल, जनरल रिजर्व, कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सबको क्रेडिट किया इसमें, फिर डेबिट किया था। फिक्टिशियस एसेट थी हमारी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिर रियलाइजेशन से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस यहाँ पे हुआ, तो रियलाइजेशन को भी क्लोज करना और डिफरेंस इसमें डालना है, इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होगा। और फिर फाइनली इनको पेमेंट हुआ था, कुछ कैश और कुछ इक्विटी शेयर्स में। और फाइनल हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, इसमें एक ही एंट्री, पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड, टू बैंक करके 20,000 और रिमेनिंग रियलाइज आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये अकाउंट आप लोगों को 6 अकाउंट्स बनाने हैं और बिल्कुल बनाने हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ दें। इन अकाउंट्स को आप बना के तैयार कर लीजिए।
बाकी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल था। तो इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं कोई मेन एडजस्टमेंट नहीं था। एग्ज़ाम में मैंने पहले भी कहा था, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था वो थोड़ा अच्छा था एग्ज़ाम के व्यू से। उसके अंदर क्या थे, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स भी दे रखे थे। तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा रहते हैं। पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो एग्ज़ाम में आया हुआ भी है 2014 में। टफ़ तो नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन अमालगमेशन में मैं शुरू से कह रही हूँ थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है। आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए कि हमें कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ करना है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आ रही है, एक बार, दो बार, तीन बार क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, बिल्कुल समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। और उसके बेस पे जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन के अंदर हो उसको फॉलो करते जाइए, आपके आंसर अपने आप आएंगे। बैलेंस शीट बनाते हैं मैम, अगर टोटल मैच ना हुई तो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। जैसे अभी हमने किया, यहाँ 4220 आ रहा था, उधर मान लीजिए कि 4220 की जगह सिर्फ हमारा 4190 आ रहा है। तो अब कितना डिफरेंस आया, 30,000। तो देखो कि 30,000 से कि हमारे पास एक अमाउंट ये वर्क्समैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन रिजर्व की थी। तो जब डिफरेंस की अमाउंट हमें पता चलेगी तो देखिए कि उस अमाउंट या उससे आधी या उससे डबल अमाउंट कहाँ किसी एंट्री के अंदर क्या डेबिट क्रेडिट हो रही है क्या। अगर हो रही है तो उस अमाउंट को, उस एंट्री को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को वापस देखो कि उससे रिलेटेड कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। पकड़ में आ जाएगी गलती आराम से। तो अगर बैलेंस शीट की टोटल मैच नहीं हो रही है तो उसको आपको मैच करवाना है। डिफरेंस को देखो, उस डिफरेंस वाले अमाउंट से कोई एंट्री है तो वो देखो, नहीं तो उससे आधी या फिर उससे डबल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डेबिट क्रेडिट में भी हम गलती कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी टोटल मैच नहीं होती। तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो अपने आप बैलेंस शीट की टोटल मैच हो जाएगी। बाकी एंट्रीज अगर आपने सही की है और एक एक चीज़ को ध्यान से लिखेंगे तो वैसे ही टोटल एक बार में ही मैच हो जाती है। हम जैसे कर रहे हैं वैसे एक एक पॉइंट को याद रखते हुए हमें जर्नल एंट्रीज भी करनी है। अकाउंट्स बोला जाए, जर्नल फॉर्मेट में बनाना है, बैलेंस शीट फॉर्मेट बनानी है। कम से कम भी 100 बार मैं बात बोल चुकी हूँ, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। एंट्रीज के साथ नरेशन कंपल्सरीली लिखना ही है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं ओवर करें स्टूडेंट्स। आगे के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13, ये 4 क्वेश्चंस और हैं जो कि अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर की रिमेनिंग थियोरी कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आगे की 2-3 क्लास तो इन चैप्टर्स में ही जाएगी, उसके बाद हम नया पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 से हम अगली क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो खुद आगे अब ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक, नहीं तो फिर मैम तो करवाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन नंबर 10 से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन को करना वापस से और ये अकाउंट ज़रूर बनाना। ओके, थैंक यू।